जंतु विज्ञान के ब्रांच के बारे में स्टडी करना है कि कितना टाइप का ये जंतु विज्ञान के हम लोग स्टडी करते हैं। टोटल बायोलॉजी में हम लोग 10 प्रकार के अलग अलग पढ़ते हैं, जिसमें कि पहला होता है प्रोटोजोआ, फिर दूसरा होता है इसमें पोरीफेरा के स्टडी करते हैं, फिर सेलेंट्रेटा का स्टडी करते हैं, सेलेंट्रेटा के बाद फिर प्लेटे हेलमिन्थेस का स्टडी करते हैं, फिर स्केले हेलमिन्थेस के बारे में पढ़ते हैं, फिर एनालिडा के बारे में पढ़ते हैं, और 4 ठो है जो कि हम लोग अगला क्लास में स्टडी करेंगे। अभी देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, सरल जीव, एक कोशिकीय, इसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। इससे छोटा जीव नहीं बन सकता। एक कोशिकीय मतलब एक ही सेल से बना हुआ होता है। बीमारी फैलाने के लिए ये एप्लीकेबल होता है। इससे बहुत टाइप का बीमारी होता है। हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे कौन प्रोटोजोआ से कौन सा टाइप का बीमारी होता है। गंजापन सब जो होता है तो सब बीमारी है प्रोटोजोआ के चलते होता है। इसमें हम लोग का स्टडी करना अमीबा के बारे में, पैरामेसियम के बारे में, यूग्लिना के बारे में और एसिटाबुलेरिन के बारे में। 4 प्रोटोजोआ का जनरली स्टडी करना। वैसे प्रोटोजोआ हजारों के तो है, लगभग 1000 प्लस में ही है, लेकिन मुख्यतः हम लोग को 4 स्टडी करना है। अमीबा, पैरामेसियम, यूग्लिना और एसिटाबुलेरिन, ये 4 ठो का स्टडी करना। सबसे फर्स्ट कंडीशन अमीबा का यहाँ पर लिखे है। अमीबा का शेप साइज क्या होता है, आकार चेंज होते रहता है। कभी वो गोल हो जाता है, कभी चपटा हो जाता है, कभी लंबा हो जाता है। तो ये जो इसका पार्ट है, बढ़ा हुआ पार्ट है, इसको हम लोग कूटपाद के नाम से जानते हैं। कूटपाद, तो अमीबा चलता है इसी कूटपाद के थ्रू से। बढ़ा हुआ जो पार्ट है, बढ़ा हुआ पार्ट है, कभी गोलाकार हो जाता है, कभी लंबा, ठीक ना। तो अमीबा के बारे में लिखे हैं कि इसका आकार निश्चित नहीं होता, आकार चेंजेबल होते रहता। ऐसा कौन सा जीव है जिसका आकार बदलते रहता है? तो अमीबा का आकार बदलते रहता, अपना मन मुताबिक ये अपना शेप साइज चेंज कर सकता है। ये कूटपाद के थ्रू से चलता है। इसमें जो ये बाहरी लेयर होता है कूटपाद कहते हैं, जिसको कि सूडोपोडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको इंग्लिश में सूडोपोडिया भी कहते हैं। अब सेकंड नंबर में हम लोग को पैरामेसियम का स्टडी करना है। पैरामेसियम में ये चप्पल की आकृति का होता है। देखिए ये जो है स्लीपर शेप का है, चप्पल की आकृति का है ना। और इसमें जो बढ़ा हुआ पार्ट है इसको हम लोग सिलिया या रोम के नाम से जानते हैं। रोम, सिलिया या रोम के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब पैरामेसियम जो है चलता है किसके मदद से? सिलिया या रोम की मदद से चलता है। जैसे कि अमीबा चलता है कूटपाद के मदद से, उसी प्रकार पैरामेसियम चलता है सिलिया या रोम की मदद से। ये हरा रंग का होता है, पैरामेसियम का रंग हरा होता है। और ये पैरामेसियम, अमीबा, ये सब एक्वाटिक जगह, जहाँ पर नमी युक्त जगह है वहाँ पर ही पाया जाता है। इसके बाद आता है यूग्लिना। यूग्लिना में एक बहुत विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी करता है और छोटा छोटा इससे भी जो छोटा जीव होता है उसको भी खा लेता है। इसका मतलब ये जंतु और पादप के बीच का कड़ी है। मान लेते जब इसको खाने के लिए छोटा ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है तो ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भी खाना बना लेता है अपना बॉडी। तो दोनों प्रोसेस, ऐसा कौन सा एक कोशिकीय प्राणी है या जंतु है जो पादप और जंतु दोनों के बीच का कड़ी का काम करता है? तो यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में हम लोग को याद रखना है। इसमें चलने के लिए फ्लैजिला होता है। इसमें भी जो आकृति होता है, इसके बाहरी लेयर जो होता है इस टाइप से, इसमें फ्लैजिला होता है, ठीक ना, बाल टाइप का होता है। जैसे इसमें सिलिया होता है, इसमें सूडोपोडिया होता है, कूटपाद होता है, उसी प्रकार इसमें फ्लैजिला कहते हैं। यूग्लिना में होता है फ्लैजिला। चौथा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है एसिटाबुलेरिया के बारे में। तो एक कोशिकीय जीव में प्रोटोजोआ का जो है टाइप में एसिटाबुलेरिया सबसे बड़ा प्रोटोजोआ है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन सा है? तो एसिटाबुलेरिया। सबसे छोटा प्रोटोजोआ कौन सा है? तो माइकोप्लाज्म प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी दो बहुत सारा है, जिसमें हम लोग का मैंने स्टडी 4 किए, उसमें पता चला सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटा प्रोटोजोआ तो माइकोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसमें इतना। आइए आगे। अब हम लोग को पोरीफेरा के बारे में पढ़ना है। पोरीफेरा, पोरीफेरा ये बहुकोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ को छोड़ के जितना भी है सब बहुकोशिकीय होता है। उसमें बहुत सारा सेल रहता है, ये बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन इसमें एक और खासियत है, बहुकोशिकीय होने के बावजूद भी ये उत्तक नहीं बनाता है। हम लोग में क्या होता है कि बहुत कोशिकीय के बने हुए हम लोग का, तो उत्तक अलग अलग पार्ट उत्तक बना हुआ है। लेकिन ये बहुकोशिकीय होने के बावजूद भी इसमें उत्तक नहीं बनता है। इसका मतलब हर एक सेल अलग अलग टाइप का होता है। इसका एक एग्जाम्पल है स्पंज।
स्पंज जो है जीव है। जैसे हम लोग देखते हैं सीट कवर में, सीट में जो स्पंज लगा हुआ रहता है वही स्पंज, वो जीव है, वो समुद्र में पाया जाता है, समंदर में पाया जाता है। उसी को वहाँ से निकाल के फिर उसका प्यूरिफाई करने के बाद फिर उसका कवर का जो है स्पंज में युक्त करते हैं हम लोग। तो ये बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन इसमें उत्तक नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा गैप रहता है। उस गैप की वजह से वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, पानी को एब्जॉर्ब ज़्यादा कर सकता है, इसका गद्देदार होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ते हैं। सिलेंट्रेटा ये जलीय जीव होते हैं, सिलेंट्रेटा जलीय जीव होते हैं, पॉरीफेरा ये भी जलीय जीव होते हैं। ये बहुकोशिकीय होते हैं, सिलेंट्रेटा भी बहुकोशिकीय। सिर्फ हम बोले कि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होता है, उसको छोड़ के बाद बाकी जितना भी होगा सब बहुकोशिकीय में रहेगा। इसके मुंह से भी बाल निकले होते हैं, जिस प्रकार की जैसे जेलीफिश, जेलीफिश समुद्री जीव है, जेलीफिश ये विषैले होते हैं। तो कहने के लिए ये फिश है, जेलीफिश लिखा हुआ जेलीफिश, लेकिन ये मछली के अंतर्गत नहीं आता, मछली से अलग है, ठीक ना। स्टारफिश है, लेकिन कहने के लिए स्टारफिश बोलते हैं, लेकिन स्टारफिश मछली के अंतर्गत नहीं आता है। जिसमें फिश लगा रहता है वो मछली के अंतर्गत नहीं है, ठीक ना। तो ये विषैले होते हैं। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत ही हाइड्रा आता है। हाइड्रा का स्पेशल स्टडी हम लोग करेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। वहाँ पर पढ़ेंगे कि हाइड्रा का जो रिप्रोडक्शन वहाँ पर होता है वो मुकुलन विधि से, अपना द्विखंडन मुकुलन विधि होता है, उससे ये विकसित होता है आगे। फिर एक मूंगा के बारे में पढ़े होंगे। मूंगा, मूंगा को प्रवाल के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को इंग्लिश में कोरल कहते हैं। इसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है। तो समुद्र का बगीचा किसे कहते हैं? मूंगा को। मूंगा बहुत मात्रा में समुद्र में पाया जाता है और देखने में बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इसे समुद्र का बगीचा कहा जाता है। समुद्र के अंदर पार्ट में ये रहता है। प्लेटी हेलमेंथीज के बारे में स्टडी करना है। तो प्लेटी हेलमेंथीज में फीता कृमि के, फीता कृमि, कृमि वगैरह वो हम लोग पढ़े थे इसमें कृमि के बारे में। कृमि वर्म ना, तो अर्थ वर्म होता है, मिट्टी में जो पाया जाता है अर्थ वर्म, तो वही फीता कृमि। तो प्लेटे हेलमेंथीज के बारे में हम लोग को में उसमें एक एग्जांपल पढ़ना है। फीता कृमि जो चपटा होता है, ये टैप वर्म के नाम से जानते हैं। टैप वर्म क्या करता है? और एक टैप वर्म जो लिवर फ्लू में होता है, पेट में भी हो जाता है बहुत, ठीक ना, कृमि वगैरह हो जाता है, इसके लिए दवाई सब मिलता है। तो ये लिवर फ्लू, हाँ, ये केचुआ के नाम से भी जानते हैं। तो ये लिवर फ्लू होता है, लिवर फ्लू। तो क्वेश्चन आएगा कि टैप वर्म यानी कि फीता कृमि के से कौन सी बीमारी होता है? तो लिवर फ्लू हो जाता है, ठीक। तो वर्म, वर्म के बारे में टोटल देखते हैं कि वर्म हम लोग को 3 प्रकार का है। एक टैप वर्म, एक हुक वर्म, एक अर्थ वर्म। तो वर्म 3 टाइप का। टैप वर्म से लिवर फ्लू होता है, हुक वर्म से फाइलेरिया नाम का बीमारी होता है। फाइलेरिया में पैर बहुत ही मोटा हो जाता है, हाथी पांव भी उसको कहते हैं हम लोग। तो हाथी पांव फाइलेरिया नाम के कृमि से होता है, इस हुक वर्म से होता है। इसके बाद अर्थवर्म, अर्थवर्म यानी कि ये खेत में पाया जाता है। इसी अर्थवर्म को किसान का दोस्त भी कहते हैं, किसान का मित्र किसे कहते हैं? तो ये अर्थवर्म को। ऐसा ऑप्शन में आपको हुक वर्म भी रहेगा, टैप वर्म भी रहेगा, तो इसको हम लोग अर्थवर्म में टिक आउट करेंगे। वहां पर फाइनली पता चला कि टैप वर्म के कारण लिवर फ्लू, हुक वर्म के कारण फाइलेरिया और अर्थवर्म के कारण खेत में जो होता है वो किसान को पॉजिटिव पहुंचाता है। इसके बाद एस्केल हेलमेंथीज के बारे में पढ़ना हम लोग। एस्के हेलमेंथीज गोल कृमि होता है, गोल कृमि के नाम से, इसे गोल कृमि के नाम से भी जानते हैं। ये हुक वर्म, इसका एग्जांपल हुक वर्म होता है, जो कि हुक वर्म के बारे में तुरंत हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर फाइलेरिया होता है, तो वो एस्के हेलमेंथीज के अंतर्गत आता है। फिर एनीलिडा, एनीलिडा के बारे में इसमें हम लोग को केचुआ का स्टडी करना है, जोंक का स्टडी करना है, नैरिस का स्टडी करना है। तो केचुआ, जोंक और नैरिस, इसमें क्या होता है? जोंक देखे होंगे पानी में होता है जोंक, ठीक ना। तो इसका खंड बॉडी पार्ट अलग अलग क्या रहता है, इसका अलग अलग बॉडी पार्ट रहता है। तो इसका शरीर लंबा तथा खंडित होता है, लंबा भी होता है और खंडित होता है। केचुआ का, जोंक का, ठीक ना, नैरिस का, एटीसी का। केचुआ के बारे में और एक बात जानना है कि ये द्विलिंगी होते हैं। केचुआ जो होता है, केचुआ पानी जो देखे होंगे मिट्टी से में रहता है, तो ये बड़ा बड़ा है जैसे इस टाइप से। तो एक पार्ट इसका मेल पार्ट होता है और एक पार्ट इसका फीमेल। तो एक ही बॉडी में द्विलिंग, तो उसको कहते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? एनीलिडा का, यानी कि केचुआ का। केचुआ एक ऐसा प्राणी है जिसमें कि दोनों लिंग एक ही शरीर में पाया जाता है। जोंक, इसमें
लीच थेरेपी होता है, जोंक के बारे में डॉक्टर सब इसका यूज करते हैं उपचार के लिए। जैसे पिंपल्स वगैरह कहीं पर हो जाता है, पिंपल्स अगर वहाँ पर जोंक को लगा दिया जाए तो वो क्या करता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है ना। अगर किसी को ब्लड कैंसर या बहुत टाइप का कैंसर अगर हो जाता है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर कोई पार्ट में जैसे कैंसर हो गया तो वहाँ पर जोंक लगाते हैं ताकि वो खींच लेता है उसका ब्लड को, उस कैंसर पार्ट को, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को हम लोग लीच थेरेपी के नाम से जानते हैं। और बहुत सारा थेरेपी है, तो अगला क्लास में हम लोग इसका स्टडी करेंगे। तो फाइनली जंतु विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग टोटल 6 स्टडी किया। पहला प्रोटोजोआ हुआ, सेकंड पॉरीफेरा हुआ, सिलेंट्रेटा हुआ, सिलेंट्रेटा के बाद प्लेटे हेलमिंथीज हुआ, फिर इसके हेलमिंथीज हुआ और एनिलिडा हुआ। हम लोग को और स्टडी करना है, जैसे कॉर्डेटा के बारे में बचा हुआ, पॉरीफेरा के बारे में बचा हुआ और सारा डिफरेंट बचा हुआ, तो वो हम लोग सेकंड क्लास में इसका स्टडी करेंगे। बस रहने दीजिए आज।